फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। अब हम लोगों के हो गए थे 10 टॉपिक्स जो 103 प्रिंसिपल सिस्टमेटिक्स के, और आप लोग जानते हैं हमारा सेमेस्टर 3 है और BS सोलर जी हमारा प्रोग्राम है। तो हम चलते हैं अपनी कंटिन्यूशन स्टडीज़ की तरफ। तो हम उनका टॉपिक करते हैं इस वीडियो में। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने प्री सेशन की तरफ। स्टार्ट कर लेते हैं। Rana Tangerina is which is solitary and nocturnal in nature. This is amphibian and क्लिक कर लेते हैं सेव करने के लिए। इसके बाद हमारे पास ये लोड हो रहा है, तो हो जाए लोड अच्छे से। फिर इसके बाद यहाँ पर during World War II on November 3rd 1944 Daesh released balloon bombs into the Pacific jet stream। तो ये है जापान। इसके बाद हमारे पास आ गया द मेयर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी इनटू डैश पीरियड्स। ये है जनाब 4। ठीक है, इसके बाद हमारे सारे करेक्ट हो गए। थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे। इसका जो है ना टाइटल लेसन नंबर 11 का, वो है हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी 3। ठीक है, पहले 2 टॉपिक हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी में 2 लेसन हम पढ़ चुके हैं, अभी 3rd लेसन है, लेसन नंबर 11। उसकी वीडियो देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 11 हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। हमने ये देखा कि जो अरिस्टोटल था उसने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया। उसने एनिमल्स को फैदर्स की प्रेजेंस या हेयर्स की प्रेजेंस के बेस के ऊपर डिवाइड किया। इसने ब्लड की प्रेजेंस या ब्लड की एब्सेंस की बेस के ऊपर डिवाइड किया। इसने एनिमल्स को 2 फुटेड या 4 फुटेड एनिमल्स की बेस के ऊपर डिवाइड किया। इसी तरीके से 1551 से जो टेक्सोनोमिक जो नॉलेज था उसके अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड जो है प्रोग्रेस हुई और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन या अपवर्ड क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। और ये सारा जो नॉलेज था ये पहले पीरियड के अंदर आया, जिसको मायर ने डिस्क्राइब किया। अब अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन लोकल फाना रीच इट्स पीक बाय द वर्क ऑफ लिनियस। लिनियस ने भी टेक्सोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। ये वही साइंटिस्ट है जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं? डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन आर प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल डिवीजन which consist of dividing the larger group based on dichotomy into smaller group, that is animals। इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो एनिमल्स को डाइकोटमी की बेस के ऊपर 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, ब्लडेड और ब्लडलेस एनिमल्स। अब फर्दर जो ब्लडलेस एनिमल्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया 2 कैटेगरीज के अंदर, यानी हेरी या नॉन हेरी। तो जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम एनिमल्स को डाइकोटमी की बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप के अंदर। फिर आगे वाला जो ग्रुप है उसको फर्दर हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से आगे फर्दर हम उसको मजीद कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लिनियस अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन इन 15th एडिशन ऑफ हिज बुक। इसने अपनी बुक का जो 15th एडिशन था उसके अंदर डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम का तारुफ दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। ही was the first scientist who applied for the first time binomial nomenclature, यानी ये पहला साइंसदान था जिसने एनिमल्स का नाम रखने के लिए 2 जो नाम का तरीका था, यानी उसके जेनरा का नेम और उसकी स्पीशीज का नेम। यानी एक एनिमल का जब भी नाम रखा जाता है तो हम उसकी जीनस और उसकी स्पीशीज का नाम देते हैं। जैसे होमो सैपियन,
राना टेग्रेना। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम था ये लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरीके से लीनियस आइडिया वाज लार्जली एक्सेप्टेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। ये जो आइडिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का शुरू में इंसेक्ट्स के लिए तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, एम्फीबियन एंड लोअर वर्टिब्रेट्स। ये हम बात कर रहे हैं जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्योंकि जो लीनियस था इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इससे पहले जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर हम डायकोटमी की बेस के ऊपर हम डिवाइड करते थे एनिमल्स को, ये जो सिस्टम था ये इंसेक्ट्स के लिए तो काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन इंसेक्ट्स के अलावा कुछ दूसरे जो एनिमल्स थे उनके अंदर जैसे बर्ड्स थे, एम्फीबियन थे या जो लोअर वर्टिब्रेट थे उनके ऊपर ये सिस्टम फिट नहीं था। इसके बाद बफन ने ही प्रिपेयर्ड द वे फॉर बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग द स्टेरिलिटी बैरियर इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग स्पीशीज। पहले जो स्पीशीज को डिफरेंशिएट करते थे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर हम करते थे, लेकिन बफन ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया। इसने ये कहा कि एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, वो किसी दूसरे स्पीशीज के साथ ब्रीड नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेरिलिटी बैरियर का कॉन्सेप्ट था ये बफन ने इंट्रोड्यूस करवाया इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी कुछ मुझे समझ आ गया, आप लोगों को भी समझ आया होगा। सो हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रीडिंग की तरफ। सो हमारी रीडिंग जो है स्टार्ट होती है अब। ये है हमारा मॉड्यूल 11, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी 3। तो मैं आ गया फ्रॉम 1551 रैपिड प्रोग्रेस started in knowledge about animals. There are two major forms of classification in first period: downward classification and upward classification. सही हो गया। Taxonomy based on local fauna reached its peak by the work of Linnaeus 1707 to 1778. सही हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास आ गया downward classification are the principles of logical division which consist of dividing the larger groups based on dichotomy into smaller groups. For example, animals. ठीक है, animals एक larger group था। Animals animals can be considered as a larger group, and they were divided into blooded and cold-blooded smaller groups, and further blooded and bloodless. Blooded and bloodless were further divided into hairy and non-hairy. ठीक है, so it's done. And next is Linnaeus adopted the principle of downward classification in 15th edition of his book Systema Naturae. सही है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ गए he for the first time applied binomial nomenclature to the animal kingdom. Okay, Linnaeus' idea was largely acceptable for the classification of insects, not acceptable for the classification of birds, amphibians and lower vertebrates, primates. ओके, हो गया इसका ड्रॉबैक। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया बफन prepared the way for the biological species concept by using sterility barriers instead of degree of morphological differences as the species criteria. सही हो गया, डन हो गया। आई होप आप लोग समझ आई होगी, मुझे तो एज यूजुअल अच्छा समझ आ गया। सो हम चलते हैं प्रोसेस असेसमेंट की तरफ। इसको एक ही बार टिक करेंगे, ठीक है, टिक कर लेना इसको। The dash prepared the way for the biological species concept by using sterility barriers instead of degree of morphological differences as the species criterion. हमने अभी पढ़ा है बफन। सही है। सो ये करेक्ट, तो हम इसको खोल सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक डन हो गया है, टॉपिक नंबर 11। ठीक है, डन लिख लेते हैं कि हमारा ये टॉपिक डन हो गया। अब हम आगे चल लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 12। ये भी है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4th पार्ट है। ठीक है, लेसन नंबर 12 है, टॉपिक नंबर
प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 12 हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। हमने देखा कि जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर हम एनिमल्स को डाइकोटमी की बेस के ऊपर डिवाइड करते थे। अब जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। फॉर एग्जाम्पल, बाय द मिड ऑफ 18th century, shortcomings of downward classification system were recognized, and gradually this system was replaced by another system of classification, which is upward system of classification. अब अगर हम upward system of classification की बात करें तो it consists of assembling species by inspection into groups of similar and related species and forming a hierarchy by grouping of similar taxa to the next lower rank. यानी इसके अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम समझते हैं कि वो सिमिलर हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, उनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। ये जो सिस्टम था, बफन ने इस सिस्टम को कहा कि ये एक बेहतरीन सिस्टम है। बफन इन 1749 supported this system, क्योंकि इसके मुताबिक he said that the only way to design a method is to group together the things that resemble each other and separate the things that differ from each other. इसके मुताबिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, बहुत ज्यादा मैच करते हैं, उनको हमें एक ग्रुप के अंदर रखना चाहिए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते उसको सेपरेट रखना चाहिए। तो बफन ने जो अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके बारे में रिपोर्ट दी। इसी तरीके से जो एंडरसन था, इसने 1763 के अंदर अप्लाइड दिस डिजाइन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट था। इसने अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया और इस सिस्टम को प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जो क्यूवियर था, इसने इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 फाइला के अंदर डिवाइड किया। इसी तरीके से वेन, बेयर, ओवन डिवाइडेड ऑल स्पीशीज into limited number of groups, each representing a distinct type। ये जो हर ग्रुप था, इसके अंदर जो मेंबर थे वो एक जैसे थे। तो इसलिए भी ये जो रिसर्चर्स थे, इन्होंने भी अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। अब मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई लीनियस और डार्विन के पीरियड के अंदर? पहली बात ये, स्पेशलाइजेशन बिकेम मोर प्रोनाउंस, यानी जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा रिजेंबल करते थे उनको एक कैटेगरी के अंदर रखा गया। इसी तरीके से मैनी ऑथर्स आइडेंटिफाइड बर्ड्स, बीटल्स एंड बटरफ्लाइज। इससे पहले इन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन इस दौर के अंदर ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, जिसके अंदर बर्ड्स शामिल थे, जिसके अंदर बटरफ्लाइज शामिल थी, जिसके अंदर बीटल्स शामिल थी, इनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया गया। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन बिकम मोर हायरार्किकल एंड सून कैटेगरीज, फैमिलीज एंड फाइलम वर एडेड। पहले जो कैटेगरीज थे, फाइलम थे या फैमिलीज थे, ये प्रपोज नहीं किए गए थे, लेकिन इस दौर के अंदर इन तमाम चीजों के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट आया। इसी तरीके से जो फिलोसफिकल गाइडलाइन वर रिजेक्टेड। पहले जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती थी वो जस्ट एक फिलोसफिकल आइडिया की बेस के ऊपर होती थी। ये जो फिलोसफिकल आइडिया की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको इस दौर के अंदर रिजेक्ट किया और लॉजिक्स की बेस के ऊपर, सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया गया। इसी तरीके से सर्च फॉर नेचुरल सिस्टम वाज इंटेंसिफाइड, यानी ऐसा तरीका जो कि नेचुरल हो और जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फिट आता हो, तो ऐसे सिस्टम की तलाश इसी दौर के अंदर शुरू हुई। दिस थॉट
was applied by botanists in 1873 and later by nearly all zoologists. हम upward classification system की बात करें तो इसको botanists ने 1873 के अंदर और बाद में जो zoologist हैं उन्होंने भी इस सिस्टम को इख्तियार किया एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए. दिस शिफ्ट फ्रॉम डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन टू अपवर्ड क्लासिफिकेशन वाज फिलोसॉफिकल चेंज. क्योंकि पहले जो है जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा रहा था वो डाउनवर्ड यानी डाइकोटमी की बेस के ऊपर किया जा रहा था, लेकिन बाद में इस सिस्टम को चेंज करके अपवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया. एवोल्यूशनरी थॉट वाज वाइडस्प्रेड इन 18th century and Darwin believed in the fixity of species. लेकिन after observing natural fauna in Galapagos Island, he began to believe in the plasticity of the species. डार्विन का यह ख्याल था कि एक जो स्पीशीज है वो फिक्स है, लेकिन जब इसने गैलापागोस आइलैंड के अंदर एनिमल्स की स्टडी की तो फिर ये इस नतीजे में पहुंचा कि जो स्पीशीज के मेंबर हैं उनके अंदर प्लास्टिसिटी है, उनके अंदर वेरिएशंस मौजूद होती हैं. जब ये कंसेप्ट आया तो इसकी बेस के ऊपर एक और जो है जो पॉलीटिपिक स्पीशीज का कंसेप्ट था वो भी आया कि एक जो स्पीशीज है उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, उसके जो मेंबर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं. तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो डिफरेंसेस है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं. इनको ऐसे जो स्पीशीज थे इनको सब स्पीशीज का नाम दिया गया और बाद में ये कंसेप्ट आया कि एक जो स्पीशीज है उसकी एक जो स्पीशीज है उसकी डिफरेंट सब स्पीशीज हो सकती हैं और एक स्पीशीज की अगर ज्यादा सब स्पीशीज है तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको पॉलीटिपिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया. ओके फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो एंड हो गई है और इसका मटेरियल भी थोड़ा ज़्यादा था और सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. सही है, आसान वर्डिंग में. अब हम इसकी रीडिंग पर आ जाते हैं और रीडिंग कर लेते हैं. चलें जी, अब ये पीपीटीज डाउनलोड हो जाती हैं तो फिर उसको हम ओपन करेंगे. डाउनलोड हो गई हैं, अब इसे करेंगे ओपन और अभी हो जाएगा ओपन. अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये ओपन. तो अब हम चलते हैं मॉड्यूल 12 की तरफ. ठीक है, स्टेट ऑफ टैक्सोनॉमी 4. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया बाय द मिड ऑफ 18th century shortcomings of downward classification system were recognized, gradually replaced by upward classification system. Okay, it consists of assembling species by inspection into groups of similar and related species and forming hierarchy by again grouping of similar types of next lower rank. Okay, Buffon in 1749 supported this system. He said that the only way to design a method is to group together the things that resemble each other and separate the things that differ from each other. Okay, and Anderson 1763 said botanists applied this design for the classification of plants. Okay, Cuvier recognized 5 phylum. Van Beer-Owen divided all species into limited number of groups each representing a distinct type. Okay, developments during Linnaeus and Darwin's period. ठीक है, specialization number 1 है specialization. Specialization became more pronounced. Many authors identified birds, beetles or butterflies. Okay, classification became number 2. Classification became more hierarchical and soon the categories family and phylum were added. Okay, number 3 पर है philosophical guidelines were rejected. सही. number 4 पर है search for a natural system was intensified. Okay, इसके बाद हमारे पास आता है this thought was applied by a botanist in 1873 and later by nearly all zoologists. ठीक है, this shift from downward classification to upward classification was philosophical change. सही हो गया. Evolutionary thought was widespread in 18th century.
ठीक है। डार्विन बिलीव्ड इन फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज बट आफ्टर ऑब्जर्विंग नेचुरल fauna in Galapagos, नेचुरल fauna in Galapagos Island, he began to believe in the plasticity of species. सही हो गया। Empirical taxonomists were greatly influenced by Darwin's idea. The phylogenetic tree of Ernest Haeckel also stimulated the empirical workers. सही हो गया। Large number of new species were discovered and described. सही। The greatest development of modern taxonomy started around 1930 when the workers realized that the rare species based on one or more two specimens are not as perfect as those which are based on population. सही हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास है कुछ और। Due to this, Mayer in 1942 considered species as a group of interbreeding natural population. This idea of population taxonomy was useful in developing the polytypic concepts. New terms like new systematics and biosystematics were added to extend the taxonomic theory. All right, let's move ahead. तो यहाँ पर आ जाता है द पब्लिकेशन ऑफ द बुक न्यू सिस्टमेटिक्स become a landmark in the history of taxonomy. Okay, the landmark in the history of taxonomy is new systematics. Okay, thus taxonomy got a new label of biological taxonomy. By 1955, taxonomy reached such a status that it was called taxonomic explosion. Okay, new systematic deal exclusively with the species level. सही। The present day taxonomic work include all available differences and similarities. सही। Instead of morphology as an original base, phylogenetic adaptations, embryological patterns, biochemical variations, genetic variabilities and similarities, behavioral characteristics are all applicable to taxonomic study. Alright, so हमारा ये रीडिंग यहाँ पर एंड हो गई है। अब चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 13 की तरफ। ठीक है, हमारे बेसिक डेफिनेशन इसका इस मॉड्यूल के अंदर हम कुछ बेसिक एक सेकंड। अब यहाँ पर इसका टाइटल है बेसिक डेफिनेशंस। सबसे पहले इसकी जो है ये देखिए, इसकी प्री असेसमेंट बाद में ये या पोस्ट प्री असेसमेंट पहले टेक कर लेते हैं, एक ही बार का टेक काफ़ी होगा। ठीक है। मर्कलिस एंड श्वार्ट्ज इन डैश मॉडिफाइड रॉबर्ट विटाकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये 1988 में मैंने किया था। ओके, डन हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। द मेयर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी इनटू डैश पीरियड्स, 4 पीरियड्स। सही हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं। डोनाटेग्रीना इज डैश विच इज सोलिटरी एंड नॉक्टर्नल इन नेटूरे। ओह सॉरी नेटूरे बोल दिया मैंने, ये है नेचर। ठीक है, नॉक्टर्नल इन नेचर, तो ये है हमारे पास एम्फीबियन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सारे करेक्ट हो गए। यस, थैंक्स लॉर्ड। तो हम चल लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो इसे अच्छे से सुन लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन स्पीशीज बेसिकली यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और ये एक टैक्सोनॉमिक रैंक है। अगर स्पीशीज़ को हम डिफाइन करें तो स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन है, ए स्पीशीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एंड दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप। अगर आप डेफिनेशन को गौर से देखें तो इसके अंदर पहली बात ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं। दूसरी बात ये कि इनके अंदर इंटरब्रीडिंग हो सकती है, ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो फर्टाइल होने चाहिए, वो भी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की सलाहियत रखते हों। इसके साथ साथ एक जो स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम अदर स्पीशीज़, यानी एक स्पीशीज़ के मेंबर जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर के साथ ब्रीड नहीं कर सकते। अगर वो ब्रीड कर भी लें तो उससे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो फर्टाइल नहीं हो सकते।
क्योंकि स्पीशीज के लिए ये ज़रूरी है कि उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल होने चाहिए। तो अगर ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड करते हैं लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं करते तो वो स्पीशीज के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इनकी जब ब्रीडिंग होती है तो ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जब इनकी ब्रीडिंग होती है तो इसके नतीजे में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है म्यूल, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। तो दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर आपस में ब्रीड तो कर सकते हैं लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है सब स्पीशीज। सब स्पीशीज ये स्पीशीज से बिलो एक कैटेगरी है। सब स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते। ऑल्दो के इनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, एक स्पीशीज जो सब स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं दे कैन हैव सम यूनिक कैरेक्टर्स, दे कैन हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज, लेकिन इनके अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते कि इनको हम डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जीन फ्लो होता रहता है। शुरू के अंदर एक स्पीशीज के मेंबर के अंदर अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे तो इनके लिए वैरायटी की टर्म यूज की जाती थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद ये वैरायटी की जो टर्म थी इसको रिप्लेस किया गया सब स्पीशीज के साथ। होमो सैपियन जो कि इंसान की सब स्पीशीज है, ये सब स्पीशीज की एक प्राइम एग्जाम्पल है। ह्यूमंस की 4 सब स्पीशीज बताई जाती हैं। इसमें जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो एक सब स्पीशीज है, इसी तरीके से यूरोपियंस को दूसरी सब स्पीशीज का कंसीडर किया जाता है, इसी तरीके से ओरिएंटल्स एक डिफरेंट स्पीशीज है और अफ्रीकन नेग्रोस उसको एक डिफरेंट सब स्पीशीज कंसीडर किया जाता है। तो ह्यूमन की 4 सब स्पीशीज कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डीम। डीम क्या है? डीम इज ए सब पॉपुलेशन। एक ही पॉपुलेशन के अंदर ये एक सब ग्रुप होता है, लेकिन ये ऑल्दो के इसके अंदर एक बैरियर हो सकता है। एक जो डीम है वो दूसरे डीम से किसी बैरियर की वजह से सेपरेट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये जो बैरियर है ये परमानेंट नहीं होता। यहाँ पे जीन फ्लो मुकम्मल तौर पर जीरो नहीं होता, यहाँ पे जीन का एक्सचेंज होता रहता है। इसका मतलब है कि डिफरेंट डीम्स के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, जीन फ्लो होता रहता है। इस वजह से इनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर नहीं किया जा सकता। इस तस्वीर के अंदर अगर देखें तो इस तस्वीर के अंदर ये जो ग्रीन एरिया है ये एक डीम है, ये एक सब पॉपुलेशन है जो कि मेन पॉपुलेशन से बैरियर की वजह से सेपरेट हो चुकी है। लेकिन इस तस्वीर में अगर आप देखें तो 2 जगह ऐसी हैं जहां पे जीन फ्लो हो रहा है, यानी दोनों पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं, अपना जीन एक्सचेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू रहती है। अगर जीन फ्लो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए और ये एक लंबे अरसे तक एक दूसरे से इंटरब्रीड ना करें तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि दोनों ग्रुप डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हों। लेकिन डीम के अंदर क्योंकि परमानेंट बैरियर नहीं होता, जीन फ्लो होता रहता है, इस वजह से इनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर नहीं किया जा सकता। सर फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हम आ जाते हैं रीडिंग की तरफ, हम रीडिंग कर लेते हैं। हमारी पीपीटीज डाउनलोड हो चुकी है और हम ओपन कर लेते हैं। ओके देन लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल नंबर 13 है ये।
डीन इसमें जो भी हमने वीडियो में पढ़ा, ठीक है। Ardeen is a subpopulation, a smaller group within the population that can freely interbreed. A population is usually made of several Deans groups that are partially isolated from each other. Okay. And then often geographical barrier limits gene flow between Deans, but not sufficiently to result in speciation. Okay, enough gene flow occurs between Deans, ensuring that all of its members remain the same species. Okay, फिर वापस आगे क्लाइन तो हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इस वीडियो में डीन पढ़ा है, ठीक है। और उसके अलावा हम इसको करते हैं क्रॉस। अब हम वापस 13 पर ही चले जाते हैं। ओके, अब इसकी रीडिंग पर आ जाते हैं। तो हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, और इन डेफिनेशंस में हमारे पास स्पेशिएशन है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन हमारे पास सिबलिंग स्पीशीज तो सरने में नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं सारा। सिबलिंग स्पीशीज में है टू और मोर देन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच आर मोर फोलॉजिकली अलाइक बट बिहेवियरली और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। पढ़ाई होगी सर मेरे ख्याल से। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला परमिसिलिस एंड डी pseudoobscura. Siblings species the mosquitoes Anopheles maculipennis complex consists of several subspecies of which a few are vector of malaria and the rest are harmless. Okay, monotypic species, polytypic species. Monotypic species जो हैं वो होती हैं species with a single subspecies called monotypic species and Bardella labarda. Polytypic species are species containing which contains two or more subspecies. Examples are tiger, panthera, tigris which has several subspecies, ठीक है। अब ये है endemic species. The species which are found in particular region are called endemic species. The Darwinian finches are the endemic species of Galapagos Island and Indus River in Pakistan. ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है और हम बैक चले जाते हैं। सही है, तो यहाँ तक तो शफल नहीं हुआ था कुछ भी, लेकिन बेसिक डेफिनेशन के अंदर सर इस मॉड्यूल के अंदर हम कुछ बेसिक यहाँ पर जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। Species is a basic unit of classification and taxonomic rank. A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. ठीक हो गया, इससे बाद आगे चल लेते हैं हम लोग। सही है, सो इससे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम। सही, तो वहाँ से आज जा कर के हम पढ़ लेंगे, कोई मसला बात नहीं है। लेक्चर चल रहा है तो हम लेक्चर को सुन लिया ना, हम अगर हम वहाँ से रीडिंग भी कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर हमने पढ़ाया हमें ईच स्पीशी हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. Cross between male donkey and female horse. Ernest Mayr 1942 emphasized on reproductive isolation as the basis for defining species. देखें, अब इन्होंने मेल डंकी क्रॉस विद फीमेल हॉर्स, so the resulting offspring will be fertile offspring which will be male. सही हो गया। इसके बाद हमारे पास ये आप लोग देखें, इसके फ़ौरन बाद ये आ रही है। ओके, अब मैंने सब कुछ कवर करना है अपने सब इस टॉपिक का, तो इसीलिए मैं इसको सारे को पढ़ने सब जगह पढ़ते हैं। सब स्पीशीज़ इस कैटेगरी बिलो स्पीशीज़ मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट बट नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड वैरायटी सब स्पीशीज़ इन 19th century. वैरायटी कराता था सब स्पीशीज़ को 19th century में, ये भी सर ने हमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सब स्पीशीज़ can develop unique characteristics but are still genetically similar enough that
they could interbreed with the rest of the species. सही है, समझ लग गई. अब Homo sapiens is a prime example of a subspecies. ठीक है. Okay, 4 subspecies of man proposed by Linnaeus: the American Indians, Homo sapiens americanus, the Europeans, Homo sapiens europaeus, and the Orientals, Homo sapiens asiaticus. ठीक है. African Negroes, Homo sapiens efors. Okay, चलिए. Next is Deem. A deem is a subpopulation, a smaller group within the population that can freely interbreed. A population is usually made of several deems groups that are partially isolated from each other. सही हुआ. उसके बाद डीम के बाद हमारे पास सर ने हमें बताया था. Next, often a geographical barrier limits gene flow between genes, but not sufficiently to result in speciation. Enough gene flow occurs between genes, ensuring that all of its members remain the same species. सही हो गया. सही. मुझे बहुत अच्छे समझ लगी है. हमने अब नेक्स्ट मॉड्यूल्स में जहाँ पर रीडिंग मटेरियल प्रॉब्लम की तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे. ठीक है. अब 13 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास टेक क्विज पोस्ट कर लेते हैं. The greatest development of modern taxonomy started around 1930 when the workers realized that the Linnaeus species based on one or two specimens are not as perfect as those which are based on population. तो ये monotypic, endemic, sibling, polytypic. Greatest development of modern taxonomy around when workers realized that Linnaeus species based on one or two specimens. ठीक है. तो ये polytypic हो सकता है. सही है. उसके बाद the dash are those species which contain within single subspecies. Monotype. सही हो गया. So ये वाला गलत है. रीटेक कर लेते हैं. Of course तो होगा the dash are those species which contain single subspecies. तो ये monotypic होगा. So the greatest development of modern taxonomy started around 1930 when the workers realized that the Linnaeus species based on one or two specimens are not as perfect as those which are based on population. Okay, तो ये endemic हो सकता है. Okay, ये endemic भी नहीं है. अच्छा, तो ये वही क्विज है. तो इसका आंसर हो सकता है. पहले मैंने पोलीटाइपिक कहा था, वो भी नहीं था, और एंडेमिक भी नहीं था, तो सिबलिंग हो सकता है. ठीक है. विच पॉपुलेशन सिबलिंग और द डैश आर दो स्पीशीज विच कंटेन द सिंगल स्पीशीज मोनोटाइपिक. ये तो ठीक है बिल्कुल. और यस, ये हो गया सिबलिंग. सही होगा. डन हो गया जनाब. तो फ्रेंड्स हमारे 13 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं. इसके नीचे भी हम डन लिख देते हैं ताकि हमारे कंप्लीट हो गए. ठीक है. तो अब तक के लिए इतना ही. तो आगे से 14 मॉड्यूल से नेक्स्ट वीडियो अपने स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अच्छी भी लगी होगी और फ़ायदा भी होगा. तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और अच्छे टॉपिक सारे समझ आ गए, क्लियर हो गए. तो चलें जी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.